Hello all my class 10 students. Today I am starting my new channel Social Science Guide. In this channel I will solve your queries relating to class 10 social science chapters. Today I am starting the most complex and difficult chapter of the geography book, which is resource and development. वैसे तो इतना difficult chapter नहीं है, लेकिन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. इससे ज़्यादा difficult chapters हमें आगे देखने को मिलेंगे. So let's start. In resource and development chapter, today I will cover all these topics, like what is a resource, interactive relationship between nature, technology, institution and humans, and types of resources. Today types of resources I will cover half, as it is very large topic, so we can understand this chapter topic wise, so that हमें अच्छे से समझ आ जाए. So first topic is what is a resource. In your book it is written that everything which is available in the environment and which satisfies our need and which is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, that we called a resource. But in this definition you saw that there are four major components to define the term resource. These are, सबसे पहले है satisfied needs. रिसोर्स हमारे लिए हमेशा वही चीज होगी जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेगी. जो फॉर एग्जांपल वाटर सेटिस्फाइज आवर नीड, सो वाटर इज अ रिसोर्स. सेकंड थिंग जो हमारे रिसोर्स की डेफिनेशन में है वो है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. accessible. What it is? कि हमेशा वो ही चीज रिसोर्स मानी जाएगी जिसमें हम टेक्नोलॉजी लगा के कोई नई मटेरियल प्रोड्यूस कर सके. फॉर एग्जांपल, इफ अगर हम रिवर वाटर्स में टेक्नोलॉजी हाइड्रो पावर प्लांट लगाएं तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो हमारे लिए वाटर दो टाइप के रिसोर्सेज हो गए. सेटिस्फाई नीड्स में हम उसको ड्रिंक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो हमारी दो नीड सेटिस्फाई हो रही है बेसिकली, और टेक्नोलॉजी लगा के हम उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज कर रहे हैं. थर्ड हमारी चीज है इकोनॉमिकली feasible. Now what is economically feasible? Economically feasible is the thing that we can afford the resource, and another thing is कि हमारी कंट्री कोई भी रिसोर्स से प्रॉफिट बनाती है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकली फीजिबल. फॉर एग्जांपल, अगर हमारी कंट्री ने वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई तो वो उससे प्रॉफिट कमाएगी, प्लस हम उसको खरीद सकेंगे. तो दैट इज व्हाई इट इज इकोनॉमिकली फीजिबल. नाउ फोर्थ थिंग जो है रिसोर्स के साथ वो है कल्चरली एक्सेप्टेबल. कल्चरली एक्सेप्टेबल वो चीज होगी जो हमारे कल्चर के सेंटिमेंट्स या हमारी कल्चर की नीड्स को हर्ट ना कर रहे हो और हमारे कल्चर में बेस्ट फिट हो रहे हो. फॉर एग्जांपल, हम एक और चीज का एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, फ्लोर इज मैदा हमारी सेटिस्फाई नीड्स कैसे करता है. फॉर एग्जांपल, हमने मैदा से मैगी बनाई, चाउमीन बनाए या और ऐसी डिशेस बनाई जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, शॉर्ट टर्म नीड को खाने की. फिर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल कैसे, कि हमने मैदा को मॉडिफाई करने के लिए उसको फैक्ट्री में लेके गए और वहां से हमने मैगी प्रोड्यूस करी या कोई भी ऐसे अदर आइटम खाने की प्रोड्यूस करी. इकोनॉमिकली फीजिबल, फॉर एग्जांपल नेस्ले कंपनी ने मैगीज के पैकेट बेच के बहुत सारा प्रॉफिट कमाया. और इकोनॉमिकली फीजिबल हमारे लिए कैसे, कि हमने उसको खरीदा, वी कैन अफोर्ड 10 to 15 रुपीज पर पैकेट. And culturally acceptable, we have accepted the modern culture and the western culture. So Maggi and Chowmin comes in the western culture, so automatically our culture also accepts Maggi as a food. Now it is a resource. Next thing, I hope you have understood. Next thing that we have to do in this chapter is the interactive relationship. Interactive relationship, what is interaction? When we are in the talking terms or when we have to do something with other thing. So
जो आपका ऊपर आता है वो आता है नेचर। नेचर से हमें क्या मिलते हैं? रिसोर्सेस। एक तरफ आप देखोगे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, एक तरफ देखोगे कि हमारे पास क्या है? इंस्टीट्यूशन है, और बीच में कौन है? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग इन तीनों से इंटरैक्ट करता है, तभी ह्यूमन बीइंग क्या है? एसेंशियल कंपोनेंट। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। अब इनके बीच का रिलेशन क्या है कि ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेस को कैसे यूजेबल बनाता है? थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। विदाउट द resource, human being has no work to do, and without the human being, resource have no value, because human being use the technology and creates institution to use the resources. For example, हम अभी बात करते हैं, for example हम बात कर लेते हैं चलो लैंड की। लैंड is a resource and human being will use this resource for the economic development. That is why he is the essential component of the रिसोर्सेज। तो उसने लैंड को कैसे यूज किया? फॉर एग्जांपल उसने लैंड पे मशीनरी लगाई, मशीनरी से और लेबर इज द इंस्टीट्यूशन, तो मशीनरी एंड लेबर से उसने एक बिल्डिंग खड़ी करी जिसको बेच के उसने पैसे कमाए, प्रॉफिट कमाया। तो ह्यूमन बीइंग का मेन एम क्या होता है रिसोर्सेज को यूज करने का? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे कि ह्यूमन बीइंग ने लैंड को यूज करके, फिर मशीनरी को यूज करके, देन लेबर को एम्प्लॉय करके एक यूजफुल रिसोर्स बनाया विच इज अ बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग को बेच के उसने क्या कमाया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस में रिजल्ट किया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इन शॉर्ट ह्यूमन बीइंग्स यूज रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नाउ वी विल आंसर दोस क्वेश्चंस कि क्या है इंटरैक्टिव रिलेशनशिप का आंसर। पहला क्वेश्चन है व्हाई ह्यूमंस आर एन एसेंशियल कंपोनेंट्स। कि ह्यूमंस आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज क्यों होते हैं? इसके हमारे पास दो आंसर्स हैं। एक आंसर ये है कि जो ह्यूमन बीइंग होता है वो ट्रांसफॉर्म करता है रिसोर्स को टू प्रोड्यूस अ यूजफुल मटेरियल। ओके, एंड सेकेंड चीज क्या करता है कि ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई रिसोर्सेस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। That is why human being is also an important component of the resource. I think this is clear to you. Next question जो इस टॉपिक में से आता है वो ये क्वेश्चन आता है, let me rub. नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है इस टॉपिक में से, why there is a need of interactive relationship between nature, technology, institution and human.
बिगिनिंग ऑफ द क्लास, दैट इज यहाँ हमारे रिसोर्सेज हैं, यहाँ हम लोग हैं, यहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशन। तो ये तीनों मिलकर रिसोर्सेज को एक यूजेबल थिंग बनाते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। That is why we need a interactive relationship between the nature, technology, institution and human. Clear? Next question is, why humans interact with nature? Same answer. Humans nature के साथ interact क्यों करते हैं? वही आंसर आएगा कि resources को एक valuable thing बना के उससे economic development करना. That is why there is an interaction between human and nature, and human, nature, technology and institution. Okay? Next. Next topic is types of resources. In types of resources, we have four classification. Resources. We have four classification. But today I will explain only two classification because वो ही बहुत हो जाएगा. Two types of classifications में पहला आता है on the basis of origin, and second topic जो आता है वो आता है on the basis of what? Your exhaustibility. अगर हम ओरिजिन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करें, तो ओरिजिन में हमारे पास दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं, बायोस्फीयर से मिलते हैं, उनमें लाइफ होती है, हैज लाइफ, और इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन में वी टॉक अबाउट फर्स्ट बायोटिक रिसोर्सेज। In biotic resources there are 2-3 features, like number one is we gain them from biosphere. Biosphere is the layer from which we get all the natural resources which have life. Second चीज क्या है कि उनमें क्या होती है, जो बायोटिक होते हैं they have life, they are full of life, they can feel. Third, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, हम सब, फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एंड जो हमारी एनिमल स्पीशीज होती हैं, फ्लोरा एंड फौना, इन सब में लाइफ होती है। दूसरी चीज जो हमने इसमें दूसरा रिसोर्स पढ़ने हैं वो है एबायोटिक। एबायोटिक डोंट हैव लाइफ। फर्स्ट, दे डोंट हैव लाइफ। एंड सेकेंड चीज जो होती है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, जैसे रॉक्स एंड मिनरल्स। जिन चीजों में लाइफ नहीं होगी उनको हम एबायोटिक रिसोर्सेज बोलेंगे, जिनमें लाइफ होगी उनको हम बायोटिक रिसोर्सेज बोलेंगे। और ये जो दो है ये किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के अंदर। आई होप दिस ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मींस कि कौन सा रिसोर्स कितनी देर चलेगा। इसमें वी हैव फर्स्ट रिन्यूएबल। नाम से ही आपको पता चल रहा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और हम बहुत अर्ली क्लासेस से पता करके चलते जा रहे हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। Renewable resources can be replenished
they can be reproduced again. फॉर एग्जाम्पल इसमें हम क्या ले सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, वाइल्ड लाइफ, नॉट वाइल्ड, सोलर, विंड, वाटर, एयर एटसेट्रा. और क्या इसकी क्वालिटीज हो सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, जैसे हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये कोई भी प्रोसेस से रिन्यू हो सकते हैं. जैसे किसी भी टाइप का प्रोसेस आप कर लो इनसे, जैसे ये फिजिकल प्रोसेस से भी रिन्यू हो सकते हैं, ये केमिकल प्रोसेस से भी रिन्यू हो सकते हैं, एंड ये मैकेनिकल प्रोसेस से भी रिन्यू हो सकते हैं. और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि हम इन रिसोर्सेज को एक और चीज बोलते हैं, दैट इज कॉन्टिन्यूअस एंड फ्लो रिसोर्सेज. बिकॉज ये रिसोर्सेज चलते ही जाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं चलते कि ये यूज ही होते रहे, और एक दिन आएगा ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बन जाए, तो हमें भी इनको ध्यान से ही यूज करना होता है. लेकिन इनका नाम एक और चीज होती है रिप्लेनिश एंड रिप्रोड्यूस, और ये किसी भी प्रोसेस से रिप्लेनिश हो सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो. नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी जो है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी जो है, वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इनके ऑपोजिट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं रिप्लेनिश होने में. रिप्लेनिश क्या, ये बनने में ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं. जो चीज बनेगी नहीं तो वो रिप्लेनिश और दोबारा रिसाइकल कैसे होगी, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं दोबारा बनने के लिए. और एक मिलियंस ऑफ ईयर्स को एक और चीज से डिफाइन किया हुआ है, दैट इज जियोलॉजिकल टाइम. जियोलॉजिकल टाइम, जियोलॉजिकल टाइम मतलब जो भी इवेंट्स हमारी अर्थ की हिस्ट्री में हो रहे हैं उसको जियोलॉजिकल टाइम बोलते हैं. इन रिसोर्सेज को रिन्यू होने में या दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जिसमें हिस्ट्री अर्थ निकल जाती हैं, लेकिन ये रिसोर्सेज बनते ही नहीं है. और इनके एग्जांपल्स क्या है, जैसे कोल, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारे इनके एग्जांपल्स हैं. इसमें एक और चीज आती है, जैसे आप इसमें और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे मिनरल्स हो गया, और ये किसी भी, चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो, चाहे वो मैकेनिकल प्रोसेस हो, वो या तो रिन्यू होंगे ही नहीं या वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेंगे दोबारा बनने. सो ये थे आज के टॉपिक्स जो मैंने कवर करे हैं. इसी तरीके से आपको और भी आगे क्लासेस मिलेंगी. अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल योर सोशल साइंस गाइड. थैंक यू.